अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने मिडिल अडल्टहुड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने जो मिडिल अडल्टहुड होते हैं उनकी फिजिकल कॉग्निटिव चेंजेस वो पढ़ लेते हैं। उनमें हेल्थ कंसर्न कॉग्निटिव एजिंग था, फिजिकल चेंजेस थे जिसमें हेल्थ कंडीशन है, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, और प्रीमोनोपॉज और मोनोपॉज में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, और फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटी बताई थी, और कॉग्निटिव चेंजेस हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करियर एंड वर्क ट्रांजिशन है। देखिए इस एज में जो मोस्टली मिडिल अडल्ट होते हैं वो अपने तमाम करियर पाथ बना चुके होते हैं, वो अपनी लाइफ से फुली सेटिस्फाइड होते हैं। अगर वो अपने करियर को अच्छी तरह फोकस किया हुआ होता है ना उन्होंने, अगर वो स्टार्ट में ही जब उन्होंने अपने करियर बना रहे होते हैं तभी अगर उनका करियर नहीं बन पाता सही, तो तब वो हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी बात करें तो उन पीपल का जो करियर पाथ होता है वो सेटिस्फेक्शन की तरफ होता है, और उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है वो डिज़ायरेबल होती है। ठीक है, उनका वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस होता है। ठीक है, इसी को हम स्टेबिलिटी और कहते हैं, और चेंज भी इसी में आता है। जैसे अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो इनकी इस वक्त अपनी जॉब में एक्सपर्ट होते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, उनके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है उनकी बातों में। ठीक है, और जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है इस पीरियड में, और उनकी फीलिंग ऑफ मतलब हैप्पीनेस को शो करता है, और उनसे लगता है कि इनकी लाइफ में उन्होंने कुछ मीनिंगफुल किया है। और ये जो जिनके जो जॉब से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं मिडिल एडल्ट, वो आराम से उनको बड़े ग्रेसफुली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं, और उनके सेंस ऑफ करियर भी इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है कि वो उनको छोटे जो भी हर्डल्स आते हैं उनको फ़ौरन से वो डील कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बरक्स देखें, अगर कोई इंसान अपनी जॉब से डिससेटिस्फेक्शन रखता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा तो फ्रस्ट्रेशन होगी, वो बर्डन फील करेगा, और वो अच्छा फील नहीं करता कि उसको कोई अचीवमेंट मिली है या उसके कोई गोल अचीव हुए हैं, और इसी तरह वो वर्क प्लेस पे भी डिस्कनेक्ट रहेगा अपने एनवायरनमेंट से। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है करियर चेंज एंड रेनोवेशंस। ठीक है, करियर चेंज किस तरह आता है? अगर इंसान को उनके डिज़ायरेबल करियर चेंज मिल जाता है तो वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ चले जाता है, और उसको न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इस सर्कमस्टेंस में क्या होता है, वो फोर्सफुल जॉब कर रहा होता है, और सारा जो उनका एनवायरनमेंट होता है वो मतलब रिफ़्रेश होता है, उसको पहले से उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जब वो एक करियर से निकल के दूसरे करियर में जाता है तो यहाँ से उनकी बेसिक जो है डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वो वर्क पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। डिमांड्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हार्मनी को पूरा करने के लिए, मतलब जो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इस टाइम। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, अगर उनके इस टाइम में अगर करियर में चेंज आता है ना, तो वो होता है अपने वर्क पे तवज्जो भी नहीं दे पाते। वो जो इतने साल उन्होंने एक काम किया होता है, फिर अचानक से दूसरा काम करने लग जाएँ तो फिर उनके कॉन्फिडेंस लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग जाता है। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स होते हैं उनके वर्क के, सब्सटीट्यूशनल सेविंग्स होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो इसीलिए डेवलप होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है जो पहले उन्होंने काम किया होता है। करियर चेंज वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, वर्क इशू क्या, वर्क प्लेस इशूज़ क्या होते हैं इन लोगों को? देखें, अगर एज के साथ ना जो यंग लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और जो ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वर्क पे कि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। फिर एजिज्म जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और फिर यंगर पेयर और सीनियर्स के मतलब आपस में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ जाता है, जो यंग लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। ठीक है, इस एज में ज़्यादातर ओल्ड ही होते हैं, तो इस वजह से भी जो प्रोफेशनल नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती, और न्यू स्किल्स वो सीख नहीं पाते। जो उन्होंने सीखा हुआ है वो उसी एक्सपीरियंस पे चलते हैं। अच्छा, मिडल जो लाइफ क्राइसिस होती हैं उनका, लाइफ क्राइसिस एंड स्टेबिलिटी, वो हम किस तरह देते हैं? एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है ये उसके ऊपर बेस्ड एक पॉइंट है। जब इस स्टेज में इंसान पहुंच जाता है तो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, देखिए इस एज पे जो एक्सपीरियंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वही एक्सपीरियंस उसका टर्न आउट होता है इस पर, और वही ये शो करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल किया है। ठीक है, अगर वो पॉपुलर है या उसने उसको मतलब चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है, उसका जो होल कॉन्सेप्ट अगर उसको डिस्कस किया जाए तो कभी कभी वो मतलब जो दिखा रहे होते हैं उससे रक्स भी हो सकते हैं। अगर मतलब उसकी फैमिली में कोई क्लासेस वगैरह चल रहे होते हैं तो वो भाई से तो ठीक फील करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है उसको इन चीज़ों का, उसने हमेशा से एक्सपीरियंस किया हुआ है। और बाद में जब वो अकेले में वो रियलिटी में डिफरेंट अपने इमोशंस देते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो इस लेवल पे लोग डिस्कस नहीं कर पाते एक दूसरे से। तो इसमें क्राइसिस जो होते हैं ना, फिजियोलॉजिकल फीलिंग्स होती हैं, जो डिल्यूजनमेंट होती है, मतलब रेवोल्यूशन के मुताबिक होते हैं, जो 40 से 60 साल के लोग होते हैं, वो ना फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट, पोटेंशियल रिग्रेटफुल चॉइसेस एंड एंजाइटी अबाउट ग्रोइंग ओल्ड एंड द फ्यूचर। ठीक है, वो जो जवान थे उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया होता, जो उनको हमेशा उस चीज़ का रिग्रेट रह जाता है, और वही एंजाइटी उनको बुढ़ापे तक रहती है कि ना मतलब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ये चीज़ें करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सका अपनी लाइफ में, और जो लाइफस्टाइल उसने अपनाए थे उनसे वो खुश नहीं होता।
तो वही उनके अंदर डिजास्टिकल चेंजेस लेकर आते हैं उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर, और वही उनके मिडिल लाइफ क्राइसिस की वजह बनते हैं। ठीक है, और इसी फेज़ में अगर वो स्टेबिलिटी से जब वो अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन होकर उसने जो सोचा था वही वही फ्यूचर में उनके गोल्स वो उनको मिले हैं, फुलफिल हो गए हैं, तो वो लोग स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। उनकी लाइफ का मतलब सुकून होता है, और वो ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं और सेल्फ एक्सेप्टेंस रखते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू मिडिल लाइफ क्राइसिस के जो लोग होते हैं उनके सिबरक्स। अच्छा, मिडिल लाइफ की क्राइसिस के साइंस क्या होते हैं, जो बेसिक साइंस होते हैं, ये जो फीलिंग होते हैं ना, फीलिंग्स आर रूट इन नॉलेज दैट लाइफ इज इनफिनाइट। ठीक है, जो हमारी ये फीलिंग आती है कि हमारी लाइफ जो है इनफिनाइट है, इसके अंदर हम जो रिवॉर्ड्स लेंगे, जो करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं नहीं, ये फीलिंग्स। ठीक है, इनमें हमारे पास साइंस कौन कौन से, एक रूटिंग, गोल्स एंड रिलेशनशिप। इनमें गोल्स और रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है, गोल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और रिलेशनशिप दोनों। ठीक है, अगर इनमें से एक भी हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमारी फर्दर लाइफ जो जवानी से लेकर बुढ़ापा तक है वो ठीक नहीं गुजरता। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं गोल को अचीव करने की, तो वो उनको करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो वो भी बेसिक रीज़न है माइल्ड लाइफ क्राइसिस की। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब इंसान मिडिल अडल्टहुड में होता है तो वो इमोशनली स्टेबल होता है ज़्यादातर, लेकिन वो जब उनके इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है उनकी लाइफ में मतलब कम डिप्रेशन हो, कम मतलब परेशानियाँ कम हो, और क्लियरिटी ज़्यादा हो, और उनका जो रोल है वो दुनिया में बहुत अच्छा हो, तो वो अपने आप को स्टेबल और सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, और उनकी जो वेलबींग और हैप्पीनेस होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उस एज में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है रिलेशनशिप विद एजिंग पेरेंट्स एंड अडल्ट चिल्ड्रन। ठीक है, जब इस स्टेज पे लोग पहुंच जाते हैं तो उनकी फैमिली ऑब्लिगेशन जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एजिंग की वजह से, क्योंकि वो अब पहले यंग पीपल थे, अब वो ओल्ड हो चुके हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। वो किस तरह अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को डील करते हैं, जनरेशन गैप आ जाता है उनकी एजिंग का। तो एजिंग जो लोग होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करना जानते हैं। तो उनकी एज में तो डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन जो फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। उनकी जो डेली ईटिंग और ड्रेसिंग और मैनेजिंग एंड केयर वो भी मतलब डेली रूटीन के मुताबिक हो रही हैं, क्योंकि इस एज में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों को। और ना सिर्फ हेल्थ इशू बल्कि फ़िज़िकल केयर और इमोशनल सपोर्ट की भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनको चाहिए होता है कि उनके पास कोई उनकी बातें सुने, मतलब इनके बैलेंस के लिए। ठीक है, उनकी जो वर्क जो उन्होंने पूरी लाइफ गुजारी होती है वर्कलोड और बर्डन की वजह से, तो वो चाहते हैं कि मतलब उनका स्ट्रेस को रिलीज़ करें, मतलब किसी को टाइम दें। तो ये इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। इनसे क्या होता है, उनको बैलेंस मिलता है कि उनके जो वर्क डिमांड होती हैं, पर्सनल लाइफ और जो स्ट्रेसफुल और बर्नआउट होता है वो सारा बैलेंस हो जाता है अगर कोई उनको इमोशनल सपोर्ट देता है और फिजिकल केयर देता है तो। अच्छा, जनरेशनल स्नीज क्या होता है, ये अडल्ट्स में ना ये ऑब्जेक्ट होता है जो जिसको हम जनरेशनल ग्रीज कहते हैं। इसके अंदर द फेस द डबल प्रेशर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एजिंग पेरेंट्स एंड और अडल्ट चिल्ड्रन। ठीक है, इनके अंदर इसको हम डबल प्रेशर कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं और अपने बड़े मतलब जो जवान होते बच्चों को भी, उन दोनों की तरफ का प्रेशर होता है। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है इस एज के लोगों के खास तौर पे, कि उन लोगों को किस तरह इमोशनली भी वो सपोर्ट करें और फिजिकली भी सपोर्ट करें और फाइनेंशियली भी। और फिर ये सारा जो स्ट्रेस होता है इन लोगों के ऊपर होता है कि वो इसको किस तरह डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप्स विद अडल्ट चिल्ड्रन। ठीक है, इससे जब 40 से 65 साल की उम्र के जो लोग होते हैं इनके बूढ़े माँ बाप भी होते हैं इस वक्त, और मोस्टली क्या होते हैं, और बच्चे तो जवान होते हैं इस वक्त। तो वो बच्चे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो अगर घर तो वैसे नहीं छोड़ सकते, पर पेरेंट्स के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो नेस्ट सिंड्रोम है, मतलब उनकी जो परवरिश है वो किस तरह उनकी एज पे असरअंदाज होती हैं। ज़्यादातर जैसे बॉयज़ हैं उनके साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप जो होता है, अगर वो अच्छी स्टेट में हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो तब सही तरह अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो इस वक्त मैं करियर अपना स्टार्ट कर चुके होते हैं, अगर नहीं करते तो वो पेरेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं, और उसकी वजह से भी उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता है। फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते फिर, और पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, उससे पेरेंट्स पे काफ़ी प्रेशर आता है। ठीक है, तो मिडिल अडल्टहुड इस एज में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जब उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये जो रिलेशनशिप होता है अडल्ट्स सब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनकी केयरिंग में भी रोल हो सकता है, मतलब गाइडिंग में भी और सपोर्ट में भी। एम्पैथी नेक्स्ट सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं कि जब बच्चे ना घर को मतलब घर के अंदर टाइम कम स्पेंड करें, बाहर ज़्यादा करें, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ मतलब इतना अच्छा खास अटैचमेंट नहीं होती, वो बच्चे उनके अंदर अपने पेरेंट्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, वो छोटी छोटी बातों को मतलब घर पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, और उनका ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरता है। इस सिनेरियो में जो होते हैं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं, और इससे उनकी डेली इंटरेक्शन जो होती है वो एब्सेंट होती है, और मतलब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। उससे क्या नतीजा निकलता है, तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ता है तो
तो मतलब डिप्रेशन एंजाइटी के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। और सोशल चेंजेस, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वो पेरेंट्स जो होते हैं, जो उन लोगों की अचीवमेंट्स को देखना चाहते हैं, तब हेल्थ चैलेंजेस को फेस करते हैं, और करियर सेटिस्फेक्शन, लाइफ डायनेमिक्स इसमें ही उनकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, और यही उनकी क्राइसिस का बायस बनती है। अगर स्टार्ट में ही इनको बैलेंस रखा जाए तो ये फैमिलीज़ इस तरह की चीज़ों को नहीं, मतलब नेक्स्ट उनको फेस नहीं करनी पड़ती। ये हमारा चैप्टर 8 है जो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, लेटर एडल्टहुड।